हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो अभी आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में सबसे पहले जो क्लासिफाई हम लोग को पढ़ना है वो है डोबेरिनियस लॉ ऑफ फ्राइड्स। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डोबेरिनियस लॉ ऑफ फ्राइड्स। डोबेरिनियस लॉ ऑफ ट्राइड्स। तो सबसे पहले डोबेरिनियस ने ट्राई किया था एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का, और उनका जो सिस्टम था वो ये था कि उन्होंने 3 एलिमेंट लिया था, एक लिथियम, एक सोडियम और सपोज एक पोटेशियम। तो लिथियम का जो एटॉमिक मास था वो 7 था, पोटेशियम का 39 था। तो उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया था कि ये जो एटॉमिक मासेस है लिथियम और सोडियम जो कि है 7 + 39, अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं मतलब बाई 2 करते हैं तो ये हो जाएगा 46/2 विच विल अल्टीमेटली कम 23 एंड दैट 23 इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। ठीक है। तो डोबेरिनियस का ये कहना था कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें इन द फॉर्म ऑफ ट्राइड्स, इसको बोलते थे डोबेरिनियस ट्राइड्स। इसको बोलते थे ट्राइड्स। एक ट्राइड्स में क्या होता था, 3 एलिमेंट्स रहता था और तीनों एलिमेंट्स को अरेंज करने के बाद इस अरेंजमेंट में ऐसा होता था कि फर्स्ट और थर्ड को हम ऐड करके बाई 2 करते थे तो जो सेकंड मिडिल वाला है उसका एटॉमिक मास हमें मिल जाता था। तो जो ये था डोबेरिनियस लॉ ऑफ ट्राइड्स, उन्होंने सिर्फ 3 ट्राइड्स बनाया। और ऑब्वियसली सपोज 50 एलिमेंट से भी ज्यादा एलिमेंट डिस्कवर है और सिर्फ 3 ट्राइड्स बनाया जाए तो वो तो सही नहीं है ना। तो इसलिए इसको डिस्कार्डेड कर दिया गया। हाँ, क्योंकि ये हेवियर एलिमेंट के लिए काम नहीं किया। इसका डिफेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा डिफेक्ट, तो क्या इसका है डिफेक्ट? डिफेक्ट ये है इसका कि इट डिडंट वर्क फॉर हेवियर एलिमेंट। इट डिडंट वर्क फॉर हेवियर एलिमेंट्स। ठीक है। तो इनके बाद हमें जो पढ़ाई करना है वो नेक्स्ट जो है वो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। एक बार हम हेडिंग लिख देते हैं जिस चैप्टर को हम कर रहे हैं, पीरियोडिक टेबल। तो उसके बाद कौन है? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स ने, उनको म्यूजिक बहुत पसंद था तो उन्होंने म्यूजिक से ही कनेक्ट कर दिया साइंस को। जैसे उन्होंने कहा कि जैसे हम लोग सुर में 8वां सुर पहला सुर जैसा ही होता है, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा। तो उन्होंने क्या किया कि उसको को रिलेट करते हुए ये बताया कि एवरी 8th एलिमेंट इज द रेपिटेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, और उन्होंने बनाया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में उन्होंने क्या बोला? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में उन्होंने कहा कि एवरी 8th एलिमेंट इज द रेपिटेशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स से कहा कि एवरी 8th एलिमेंट इज द रेपिटेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है। तो न्यूलैंड के बाद जो आए वो आए मेंडेलीफ। मेंडेलीफ ने क्या कहा? मेंडेलीफ ने भी ऑलमोस्ट एक ही बात कहा कि एवरी 8th एलिमेंट इज द रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, और उन्होंने एक लॉ दिया जिस लॉ का नाम है मेंडेलीफ पीरियोडिक लॉ। तो मेंडेलीफ ने क्या लॉ बनाया कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। उन्होंने क्या लॉ बनाया कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स
द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। उन्होंने कहा कि एटॉमिक मासेस के वजह से अगर हम अरेंज करें एलिमेंट्स को तो हमें उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पता चलेगा। और ये फेमस इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने अपना जो टेबल बनाया था उसमें कुछ कुछ गैप्स छोड़ दिया था। इन्होंने सपोज यहाँ कुछ गैप छोड़ा, यहाँ कुछ गैप छोड़ा, गैप्स छोड़ के इन्होंने कहा था कि फ्यूचर में यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स होगा जो डिस्कवर्ड होगा, जैसे एक एल्यूमिनियम, एक बोरॉन, कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसा था जो अनडिस्कवर्ड था उस समय। इन्होंने कहा कि फ्यूचर में, इन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि फ्यूचर में वैसा एलिमेंट डिस्कवर्ड होगा। तो लोगों ने विश्वास नहीं किया, पर फ्यूचर में ये डिस्कवर्ड हुआ और ये बहुत फेमस हो गए। इनफैक्ट चैप्टर में सबसे इन्हीं के बारे में पढ़ाया जाता है क्योंकि इन्होंने जो प्रेडिक्ट कर दिया था फ्यूचर में वैसा ही एलिमेंट डिस्कवर हुआ और उस जगह को फिट किया जो जगह उन्होंने खाली छोड़ा था। अब क्या है कि लेकिन इनका भी कुछ डिफेक्ट था। डिफेक्ट क्या था? पहला डिफेक्ट ये था कि इन्होंने निकल और कोबाल्ट को एक ही जगह रख दिया था। अगर हम एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो असेंडिंग ऑर्डर में जाना था, और इन्होंने क्या किया, ये निकल और कोबाल्ट को जब प्लेस किया इन्होंने तो उन्होंने खुद का ही रूल फॉलो नहीं किया, मतलब इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में नहीं फॉलो किया। दूसरा इनका जो डिफेक्ट है, हाँ पहला डिफेक्ट इनका क्या था? डिफेक्ट्स ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। पहला डिफेक्ट क्या था? निकल एंड कोबाल्ट का प्लेस ऑफ निकल एंड कोबाल्ट, ये इनका गलती था। दूसरा क्या गलती था इनका? इन्होंने आइसोटोप के बारे में बताया नहीं क्योंकि इन्हें पता नहीं था, तो ये इन्होंने आइसोटोप के बारे में कोई नॉलेज नहीं था तो उसके बारे में हमें बताया ही नहीं। He didn't give any idea regarding the isotopes of element. He didn't give any idea regarding the isotope of element. अब आप सबके मन में ख्याल आ रहा होगा कि आइसोटोप होता क्या है। आइसोटोप क्या होता है? चलिए अब हम ये पढ़ते हैं कि आइसोटोप्स होता क्या है, जो मेंडलीव नहीं बता पाए। तो आइसोटोप उस समय डिस्कवर्ड ही नहीं हुआ था, तो व्हाट आर आइसोटोप्स? सो आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट विद डिफरेंट मास नंबर। सो व्हाट आर आइसोटोप्स? अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आइसोटोप्स are the atoms of the same element having same atomic number but different mass number। एज फॉर एग्जाम्पल देखें हम तो क्लोरीन का दो आइसोटोप है, 1735 और दूसरा है 1737। तो दो आइसोटोप है क्लोरीन का, ठीक है। तो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, 17 एंड 17, लेकिन मास नंबर जो है वो क्या है? डिफरेंट। सो आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ओके, ये एग्जाम्पल क्लोरीन है। और भी आइसोटोप्स है, कार्बन का भी आइसोटोप होता है, ऑक्सीजन का भी होता है, हाइड्रोजन का भी होता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, इसका नाम है प्रोटियम, इसका नाम है ड्यूटेरियम, और इसका नाम है ट्रिटियम, ठीक है। तो हाइड्रोजन का भी आइसोटोप होता है, ये ड्यूटेरियम। अगर ये ड्यूटेरियम और ऑक्सीजन का साथ मिल जाए तो इसका फॉर्मूला हो जाता है D2O, और ये पॉइजनस वाटर होता है, इसको बोलते हैं हेवी वाटर, ठीक है। तो क्लोरीन के संग संग हाइड्रोजन का भी आइसोटोप्स होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो फ्रैक्शनल क्यों है? क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 35.5 है। वाई? ऐसा क्यों है कि वो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 35.5 है?
क्यों? क्योंकि क्लोरीन दो टाइप का है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इसका एटॉमिक नंबर जो है सेम होता है, बट मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। अब नेचर में ये वाला क्लोरीन जो है वो 75% अवेलेबल है, और टोटल कोई भी चीज कितना होता है 100%। तो 75% ये है और 25% ये होगा, दोनों मिलाकर 100% है। एक काम करते हैं, तो ये 35 इंटू 75% है, तो इसका 75% निकालते हैं, मतलब 75/100। और ये 37 है, तो इसका 37 का 25% निकालते हैं, मतलब 25/100। तो ये क्या हो जाएगा, 75/100 मीन्स 3/4, 25/100 मीन्स 1/4। अब 35 इंटू 3 105/4 प्लस 37/4। अब अगर हम 4 को एलसीएम लेते हैं तो 105 प्लस 37 142/4। ओके, 142, 4 से 142 करेंगे, 4 3 जा 12, फिर 22, 4 5 जा 20, फिर 2 आएगा पॉइंट, 4 5 जा 20, 35.5 एटॉमिक मास आएगा कार्बन का। क्यों? क्योंकि कार्बन नेचर में दो टाइप का होता है आइसोटोप्स का, एक 75% और एक 25%। तो ये आपने समझा। अब आगे बढ़ते हैं हम कि मेंडेलीव का जो गलती था उसको किसने सुधारा? उसको सुधारा हेनरी मोजली ने। किसने सुधारा? हेनरी मोजले। सो हेनरी मोजले जो आए उन्होंने दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हेनरी मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया। वो क्या बोले कि उन्होंने कहा कि द फिजिकल एंड केमिकल properties of elements are the periodic function of their atomic number. Periodic function of their atomic number. ठीक है, are the physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic numbers. ओके, ये उन्होंने कहा। क्यों एटॉमिक नंबर कहा? व्हाट इज एटॉमिक नंबर? अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे, और ये पूरा करेक्ट हुआ क्योंकि सच्ची में एटॉमिक नंबर्स था। और अभी हम लोग जो इस लॉ को बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं इसे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब हम लोग इसी को फॉलो करते हैं। अब अभी भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक डिफेक्ट है कि हाइड्रोजन को दो जगह पे प्लेस किया जाता है। कहां पे प्लेस किया जाता है? पहले ये समझते कि एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड था, इसीलिए न्यूलैंड और मेंडेलीव का इतना सारा गलती होता है, क्योंकि उन्होंने एटॉमिक मासेस बोला था या एटॉमिक वेट बोला था, पर एक्चुअली ये डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर्स पे। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूरी तरह से राइट है। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे कि एटॉमिक नंबर होता क्या है। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? ओके, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? तो पहले हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in the nucleus of an atom. एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि कितना प्रोटॉन न्यूक्लियस में है। जैसे हम मान लेते हैं कि मैग्नीशियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 12, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2a2। मतलब लास्ट ऑर्डर में कोई भी चाहता है कि मेरा 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब ये 2 देना इजी है कि 6 लेना इजी है? तो 2 देना इजी है, तो ये मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या फॉर्म होगा Mg2+। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना। इससे पता चल जाएगा कि क्या है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। पहली बात ये पता चलेगा। दूसरा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो मतलब ये मेटल है। तीसरा बात, इसका वैलेंसी क्या है 2 है। ओके,
तो ये सारा चीज हमें एटॉमिक नंबर से पता चल गया। तो इसीलिए पता चला कि एटॉमिक नंबर जो था वो सबसे परफेक्ट था डिफाइन करने के लिए क्या, तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं। सो स्टूडेंट ध्यान से देखिए। अब सपोज हम क्लोरीन लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 17। अब आप लोग स्टूडेंट लोग आप ये कहिए कि ये 17 इसका आप सोचिए कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। पहले आप, अगर आपसे कुछ होता तो पहले आप उसको करिए, नहीं समझ में आता तो देखिए जैसे 17 है तो ये होगा 2 8 7। कोई भी लास्ट वर्ड में कितना इलेक्ट्रॉन चाहता है 8। तो 7 देना इजी है कि एक लेना इजी है, तो एक लेना इजी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने में लेने में दोनों में ही एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी का बहुत जरूरत पड़ता है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा। क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और लेने से ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। अब इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन लिया इसीलिए क्या हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रॉन जो लेता है वो बन जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रॉन जो दे देता है वो बन जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन निकल गया पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन आ गया मेरे अंदर नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन कोई एटम के अंदर चला आ गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाता वहां से तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव हमेशा क्या होता है नॉन मेटल। फिर इससे ये पता चल रहा है कि इसका वैलेंसी क्या है 1। ठीक है। एक और चीज करते हैं कि मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या कोई डिफेक्ट है, तो हाँ एक डिफेक्ट है। क्या डिफेक्ट है, डिफेक्ट अभी भी एक चीज डिफेक्ट है कि हाइड्रोजन का जो पोजीशन है वो अभी भी फिक्स नहीं है। हाइड्रोजन को क्या करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन को डुअल नेचर है। हाइड्रोजन को हम लोग किसके संग प्लेस करते हैं एल्केली मेटल के संग। किस ग्रुप में रखते हैं एल्केली मेटल्स। तो एल्केली मेटल्स को एल्केली मेटल्स क्यों करते हैं, ये कौन सा ग्रुप है, ये ग्रुप 1 है। ग्रुप 1 को एल्केली मेटल्स क्यों बोलते हैं, वाई ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एल्केली मेटल्स। आंसर बहुत इजी है, एक बार सुनिएगा आपको जीवन में याद आएगा कि एल्केली मेटल्स आर दोज मेटल्स। वाई एल्केली मेटल्स आर कॉल्ड एल्केली मेटल्स। एल्केली मेटल्स आर कॉल्ड एल्केली मेटल्स। इतना इजी आंसर है ना, आप सोच के सोचिएगा। एल्केली मेटल्स आर कॉल्ड एल्केली मेटल्स बिकॉज दे फॉर्म एल्केली विथ वाटर। ये इसका आंसर है। ठीक है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हम आपको और भी डिटेल्स में बताएंगे। ठीक है। फिलहाल अभी यहां ध्यान दीजिए, एल्केली मेटल्स आर दोज मेटल्स विच फॉर्म एल्केली विथ वाटर। अब हम आगे पढ़ते हैं हाइड्रोजन को एल्केली मेटल में रखें। क्यों, क्योंकि एल्केली मेटल क्या करता है, एल्केली मेटल से सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और बन गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव। उसी तरह हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बन जाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इसको एल्केली मेटल के संग रखे हम लोग। ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन को हम लोग एल्केली मेटल के बाद किसके संग रखे हैं, ये किसके ऐसा और प्रॉपर्टी दिखाता है, तो ये हेलोजेंस जैसा प्रॉपर्टी दिखाता है। व्हाट आर हेलोजेंस, इट shows the property of halogens also. It shows the property of halogens also. कैसे, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाता है। तो इस समय कैसा काम कर रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव जैसा हेलोजेंस। व्हाट आर हेलोजेंस, हेलोजेंस आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सब क्या है हेलोजेंस है। हेलोजेंस आर हेलो, व्हाट डू मीन बाय द वर्ड हेलोजेंस, हेलो मीन्स सॉल्ट एंड जेन मीन्स प्रोड्यूसर। तो हेलोजेंस क्या करता है सॉल्ट प्रोड्यूसर है, जैसे Cl है और Na का संग मिलके NaCl बन गया, सॉल्ट बना दिया, इसलिए हेलोजेंस बोलते हैं इसको क्योंकि सॉल्ट प्रोड्यूसर। जैसे हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोजन, आप लोगों ने केयर किया होगा कि हाइड्रोजन पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन हाइड्रोजन का मीनिंग क्या है देखिए, हाइड्रो मीन्स वाटर, जेन मीन्स प्रोड्यूसर। तो हाइड्रोजन इज कॉल्ड वाटर प्रोड्यूसर। क्यों, हाइड्रोजन फटाक से ऑक्सीजन के संग रिएक्ट करेगा और वाटर बना देगा। हाँ, रिएक्शन थोड़ा एक्सोथर्मिक है बट बनाएगा। ठीक है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ही एक्सोथर्मिक है। ओके, सो हाइड्रोजन का पोजीशन अभी भी फिक्स नहीं हुआ है ठीक से। ठीक है। अच्छा, हम लोग एक चीज पढ़ेंगे कि कितना ग्रुप्स ऑफ पीरियड्स था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, कितना है
ग्रुप्स कितना है, कितना ग्रुप्स है, ग्रुप्स है 18। एक्चुअली क्या है, एक 17 ग्रुप है और लास्ट वाला को क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। क्यों, क्योंकि वो लोग रिएक्ट ही नहीं करते हैं, या इनर्ट गैस एलिमेंट, कुछ भी नाम दे सकता है, आपको सारा नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और पीरियड्स कितना होता है, पीरियड्स होता है 7, ठीक है। अब हम ऑलरेडी वीडियो में बता चुके हैं कि कैसे ग्रुप और पीरियड निकालते हैं, पर फिर से हम एक बता दे रहे हैं क्योंकि एक बार में ये चैप्टर थोड़ा आपको एक टाइप का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज हमको एक एलिमेंट दिया गया है, ओके, सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11281, तो इसका पीरियड कितना होगा, कितना नंबर ऑफ सेल्स है, 1 2 3 3 पीरियड्स। ग्रुप कितना हो गया, तो ग्रुप अगर 1 और 2 है तो 1 और 2 ही होगा, अगर 1 और 2 से ज्यादा हो जाएगा, अगर ये 1 या 2 है तो 2 ही रहेगा, 1 या 2 ही रहेगा, पर जैसे ये 2 से ज्यादा होगा हम लोग +10 कर देंगे। जैसे सपोज लेते हैं एल्यूमिनियम जिसका है 13, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, 283, तो नंबर ऑफ सेल्स कितना है 3, इसलिए इसका पीरियड कितना आ गया 3, और इसका लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप कितना होगा, अब 2 से ज्यादा हो गया तो +10 करेंगे, इसमें ग्रुप इसका हो जाएगा 13। आप पीरियोडिक टेबल में इसको चेक कर सकते हैं। चलिए एक और ग्रुप लेते हैं, जैसे क्लोरीन का 17 होता है तो क्या होगा 2 8 7, तो इसका 3 सेल है, 1 2 3 सेल, तो इसका पीरियड हो जाएगा 3, और इसका ग्रुप कितना होगा 7 + 10 17। तो ये था हमारा ग्रुप्स ऑफ पीरियड निकालने का फॉर्मूला। अगर सपोज नियॉन है जिसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो क्या होगा 2 and 8, मतलब इसका पीरियड क्या होगा, पीरियड होगा इसका 2, और ग्रुप कितना होगा 10 + 8 18, 18 माने जीरो ग्रुप या ग्रुप 18 भी बोलते हैं। और ये इनर्ट गैस जो है ना, जैसे हीलियम नियन आर्गन जेनन क्रिप्टन, हीलियम नियन आर्गन जेनन क्रिप्टन रेडन, ये सब जो भी गैस है ये सब बाद में डिस्कवर्ड हुआ। क्यों डिस्कवर्ड हुआ बाद में, क्योंकि ये रिएक्ट करते ही नहीं थे। अब डिस्कवर तो वही एलिमेंट होगा ना जो ज्यादा रिएक्ट करते थे, तो जो ज्यादा रिएक्ट करते थे वही एलिमेंट डिस्कवर्ड हो गया। जैसे सोडियम पोटेशियम फटाफट रिएक्ट हो गया, हाँ, और फटाफट मिला भी, सोडियम क्लोरीन ये सब मिला आराम से, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम। लेकिन जो एलिमेंट रिएक्ट नहीं करते हैं जैसे कि इनर्ट गैसेस, इनका डिस्कवर बहुत बाद में हुआ। पर मेंडेलिव ने ऐसा टेबल बनाया था कि जब इनका डिस्कवर्ड हुआ तो ना सिर्फ जो लेफ्ट वाला जगह था, जो जगह उन्होंने छोड़ा था वही नहीं, बल्कि एक और जो इनर्ट गैसेस के लिए कॉलम बनाना था वो भी बहुत इजी हो गया। ओके, फिर हम लोग इसके बाद अब जो करेंगे वो ये है कि एटॉमिक रेडियस क्या है। व्हाट डू मीन बाय एटॉमिक रेडियस, तो एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द एटम एंड आउटरमोस्ट सेल। सपोज ये है आपका न्यूक्लियस, उसका सेंटर, और ये आउटरमोस्ट सेल है, तो इसी को बोलेंगे एटॉमिक रेडियस। सो व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट सेल। इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द, ये क्या है एटम का न्यूक्लियस, सेल में भी न्यूक्लियस होता है लेकिन ये एटम का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते रहता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इधर इलेक्ट्रॉन है, इधर इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है, इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, न्यूक्लियस, ये एटॉमिक रेडियस, न्यूक्लियस का सेंटर से लेके आउटरमोस्ट सेल तक जो होता है वो होता है एटॉमिक रेडियस। अब हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस जितना ज्यादा होगा वही इक्वल होगा एटॉमिक साइज, जितना बड़ा रेडियस उतना बड़ा साइज। ओके, सपोज हम एक सर्कल ड्रॉ किए इतना छोटा रेडियस को, तो ऐसे बनेगा, और हम बड़ा रेडियस का सर्कल लेंगे तो ऐसे बनेगा। तो यहाँ रेडियस छोटा था तो छोटा सर्कल, रेडियस बड़ा था तो बड़ा सर्कल। ऑब्वियसली जितना छोटा रेडियस उतना ही छोटा सर्कल। ओके, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक रेडियस मतलब एटॉमिक साइज है, इसका क्या होता है अगर हम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम जाते हैं। सो इसको बोलते हैं ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो क्या होता है, एटॉमिक साइज के बारे में सोचते हैं, क्या होगा एटॉमिक साइज के बारे में, क्या होगा ना, अगर हम सपोज पीरियड 2 लेते हैं, पीरियड 1 तो बहुत, विच इज अ शॉर्ट, पूछेगा विच इज अ शॉर्टेस्ट पीरियड, तो शॉर्टेस्ट पीरियड जो है वो है सिर्फ 2 एलिमेंट्स का, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है।
इसीलिए हम पीरियड 2 का आपको समझाते हैं। पीरियड 2 में सपोज जो नंबर ऑफ सेल्स है वो 2 होगा, तो पहले क्या है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, फिर दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन। तो एक प्रोटॉन, ओके, जैसे पीरियड 2 में पहला वाला कौन है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। अब हमको ये बताना चाहते हैं कि लिथियम में क्या है, 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन, ओके। बेरिलियम में क्या होगा, 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन में क्या होगा, 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन, 5 के बाद क्या आएगा, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन कार्बन में। फिर नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम देख रहे हैं कि हो क्या रहा है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। तो जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो इनका अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, तो ज्यादा अट्रैक्शन साइज छोटा करेगा। कोई चीज को हम खींचेंगे ज्यादा तो छोटा हो जाएगा ना, अगर हम कोई चीज को खींचते ज्यादा है तो छोटा हो जाता है, इस चीज को हम खींचे रह जाता है छोटा हो जाएगा, और छोड़ेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि ड्यू टू अट्रैक्शन क्या होता है, ये छोटा होते जाता है। यहाँ पे अट्रैक्शन क्या है, वेरी लेस। यहाँ अट्रैक्शन क्या है, लेस, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन है, 3 प्लस 3 माइनस है, ठीक है, तो अट्रैक्शन कम होगा। अगर हम आगे बढ़ते हैं 4 5 6 7, अब यहाँ पे क्या है 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे अट्रैक्शन क्या होगा, अट्रैक्शन विल बी मोर। ज्यादा अट्रैक्शन खींच के रखेगा, और खींच के रखने की वजह से क्या होगा, वो छोटा हो जाएगा। यहाँ अट्रैक्शन विल बी लेस, ठीक है, अट्रैक्शन लेस अट्रैक्शन मोर। तो यहाँ पे अट्रैक्शन लेस है, इसीलिए इसका साइज क्या होगा, बड़ा, और यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा खींच के इसको क्या करेगा, कर देगा छोटा। तो एटॉमिक साइज क्या होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस while moving from left to right or across a period, left to right or across a period in a periodic table। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, अब क्या होगा, अब होगा ये कि अब हम इसको तो समझ गए, अब नेक्स्ट हम चलते हैं एटॉमिक साइज का क्या होगा अगर हम टॉप टू बॉटम है। तो ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एटॉमिक साइज का क्या होगा अगर हम टॉप टू बॉटम आए, मतलब ग्रुप में आए, ग्रुप वाइज आए, है ना। अगर हम ऐसे चलते हैं, हॉरिजॉन्टली चलते हैं, तो ये क्या हुआ, पीरियड ऐसे जाता है, और ऊपर से नीचे आते हैं तो वो क्या होता है, ग्रुप, ठीक है ना। ये वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। व्हाट आर पीरियड्स, तो हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स, हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स एंड वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। ठीक है, अब हम क्या बोलते हैं कि ग्रुप में आएंगे ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या होगा, तो टॉप टू बॉटम आएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा, क्यों इंक्रीज होगा, पहले में 1 सेल है, नीचे आएंगे 2 सेल, इसके नीचे आएंगे 3 सेल, और इसके नीचे आएंगे तो 4 सेल। ये बोर्ड में ही नहीं बन रहा है, इतना ज्यादा है। तो हम लोग जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये समझते हैं, इसको यहां नहीं समझते हैं, समझते हैं। तो इसका साइज कितना है, स्मॉलर, और इसका साइज क्या है, लार्जर। तो टॉप टू बॉटम साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। सो यहां आप ये देख लीजिए एक बार, अब हम लिखते हैं while moving from top to bottom the size of atom इंक्रीजेस। आपको एक मार्क्स का आएगा कि बढ़ता है, ये घटता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, पर ये एक्सप्लेन करने का ज्यादा मार्क्स का आ सकता है, हो सकता है 2 मार्क्स का, हो सकता है 3 मार्क्स का। तो आपको ये जानना चाहिए कि क्यों होता है ठीक है, लेकिन क्यों होता है ये आपको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। अगर आप डेप्थ में नहीं जाएंगे तो सारा आंसर कर कैसे पाएंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुने। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, ठीक है, या इस नंबर पे कॉल करें, हम लोग ट्राई करेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का, ठीक है। क्योंकि अभी एग्जाम है तो आपको ज्यादा ध्यान देना बहुत जरूरी है, पढ़ाई में ध्यान देना,
ठीक है। हाँ, तो while moving from top to bottom the size of atom increases due to increase in the number of cell, due to the increase in the number of cell। ठीक है, सेल जितना बढ़ रहा है उतना उसका साइज क्या हो जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। जितना नीचे आएंगे सेल बढ़ रहा है, साइज भी बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का साइज का कहानी। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, अब नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर में क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ एटम टू डोनेट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटेलिक कैरेक्टर। मेटल क्या करता है, मेटल डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, मेटल डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो पहले क्या होगा, अगर हम सपोज पीरियड 2 लेते हैं, पहले क्या होगा, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके बढ़ते जाएगा। तो जिसका पास एक इलेक्ट्रॉन आराम से लूज करेगा, लूजेस इजली लूज करके क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। लूजेस इजली फॉर्म्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव, आराम से इलेक्ट्रॉन लूज करके फॉर्म्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इजीली मेटल बन जाता है ये। ठीक है, लेकिन जिसका दो है वो थोड़ा उतना इजीली लूज नहीं करेगा। 3 है तो करेगा नहीं, 4 वाला तो छोड़ ही दो। तो ये लोग क्या होगा, यहाँ पे लूज करने का टेंडेंसी कम हो रहा है, मतलब मेटेलिक कैरेक्टर जो यहाँ पे हाई है, इधर क्या हो रहा है, लो। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियडिक टेबल। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहा है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएगा तो इजिली लूज करेगा नहीं वो। अब मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस as we move from left to right in a periodic table, as we move from left to right या across a period भी बहुत बुक में लिखा रहता है, as we move from left to right in a periodic table। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा कि क्या होगा मेटेलिक कैरेक्टर का अगर हम टॉप टू बॉटम है। टॉप टू बॉटम आने से क्या होगा, अगर हम टॉप टू बॉटम है तो क्या होगा कि पहला सेल में ऐसा केस होगा, न्यूक्लियस, सपोज ये न्यूक्लियस हम थोड़ा छोटा बनाते हैं, न्यूक्लियस एक सेल, इसको एकदम छोटा बनाते हैं, ये न्यूक्लियस है एक सेल, फिर क्या है, न्यूक्लियस एक सेल 2 सेल, फिर न्यूक्लियस एक सेल 2 सेल 3 सेल। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन सामने है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इजिली लूज कर नहीं पाएगा, कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन इजिली, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा ही नहीं। हाँ, सो इट इज लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मैंने मेटेलिक कैरेक्टर लेस है क्योंकि लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। और जब नीचे आएंगे तो इसका प्रोटॉन है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला ऑर्बिट का यहाँ पे। याद रखना है हम लोग को कि लास्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है दैट टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। विच इलेक्ट्रॉन टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, द इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। तो पानी दो ना, तुम रख दो, अरे मत रोको, जाओ पानी दो, ठीक है। तो इट लूज इलेक्ट्रॉन, cannot lose electron easily, so it is less electropositive। ये क्या करता है, इसका प्रोटॉन यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो आराम से तो लूज कर पाएगा नहीं, तो आराम से लूज नहीं कर पाएगा, इसीलिए क्या है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्यों, मतलब ये क्या है, ऊपर वाला क्या है, लेस मेटेलिक, और नीचे वाला क्या है, मोर मेटेलिक। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये इसलिए लूज नहीं कर पाएगा, इसलिए लूज नहीं कर पाएगा, इसलिए लेस मेटेलिक। और नीचे वाला तो इसलिए लूज कर पाएगा क्योंकि दूर में है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है। अगर हम मैग्नेट को सामने ले तो फटाक से अट्रैक्ट कर लेता है, और अगर मैग्नेट को दूर ले आए तो अट्रैक्शन कम होता है। तो यहाँ पे क्या है, मैग्नेट में ऑपोजिट पोल में अट्रैक्ट होता है, सेम पोल में रिपेल होता है, यहाँ पे भी ऑपोजिट
चार्ज में रिपेल होता है, सेम पोल में अट्रैक्शन होता है, सेम पोल में रिपेल होता है, अपोजिट पोल में अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे अट्रैक्शन जो होने वाला है वो कम हो जाएगा, क्योंकि दूर चला गया ना, दूर चला गया तो अट्रैक्ट नहीं होता, ये इजिली बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे अट्रैक्शन तगड़ा है तो इजिली बाहर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर कैन लूज इलेक्ट्रॉन वेरी इजिली, कैन लूज इलेक्ट्रॉन very easily, it can lose electron very easily and can form electropositive. नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ये ज्यादातर क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी से बनाया है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार ये करने के बाद बुक पढ़ें और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो एक कॉल करें। तो नेम है, नेक्स्ट है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मतलब क्या है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम या टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, टू डोनेट इलेक्ट्रॉन is called non-metallic character. ठीक है। अब होता क्या है कि जब हम इधर से आते तो यहाँ पे एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन, तीन प्रोटॉन तीन इलेक्ट्रॉन, चार प्रोटॉन चार इलेक्ट्रॉन, पांच प्रोटॉन पांच इलेक्ट्रॉन, छह प्रोटॉन छह इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा कि यहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन जो है बहुत ज्यादा है, तो इसको पकड़ के रखेगा, ज्यादा जाने नहीं देगा। ओके, ये मतलब लेगा नहीं तो देगा, ये भी देगा ये भी देगा। यहाँ बीच वाला केस है, ये क्या है, पांच है ना, ये लेना स्टार्ट करेगा, छह है ना, लेना स्टार्ट करेगा। तो जब जैसे क्या है ना कि इधर पे क्या होगा, देने का टेंडेंसी है, इधर पे जाने से क्या होगा, लेने का टेंडेंसी है। तो अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएं तो मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, we will observe that the non-metallic character increases. ठीक है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, क्योंकि देने का एक होगा तो देगा, दो होगा तो देगा, तीन होगा तो देगा, चार होने के बाद फिर क्या होगा ना, वो थोड़ा सा देने का नहीं लेने का सोचने लगेगा। पांच होगा तो क्या चाहेगा, अरे बाप रे, लास्ट ऑर्डर का बात कर रहे हैं, लास्ट ऑर्डर में पांच इलेक्ट्रॉन है तो क्या चाहेगा, तीन उसको मिले, छह है तो दो लेना चाहेगा, सात है तो एक पटाख से लेना चाहेगा। ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है जिसका साथ होता है, जिसका साथ होता है वो बहुत ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हैलोजेंस। ठीक है, जैसे क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन। अब क्या है इसमें कि अब क्या होगा अगर हम टॉप टू बॉटम आए पीरियोडिक टेबल में, क्या होगा अगर हम टॉप टू बॉटम आए पीरियोडिक टेबल में। तो अगर हम टॉप टू बॉटम आए पीरियोडिक टेबल में तो क्या होगा, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, नहीं सेल के बारे में सोचेंगे, ये एक सेल, ये दो सेल, ये तीन सेल। अब क्या होगा, यहाँ पे प्रोटॉन यहाँ इलेक्ट्रॉन, तो ये तो इजिली लूज नहीं करेगा। ठीक है, ये इजिली लूज करेगा, ये और भी इजिली लूज करेगा। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है लूज कर रहा है। नॉन मेटेलिक का क्या है, प्रॉपर्टी को गेन करता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लूज हो रहा है। तो लूज हो रहा है, लूज हो रहा है मतलब गेन नहीं हो रहा है, लूज हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, non-metallic character decreases as we move from top to bottom in a periodic table.
अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट आर मेटालॉइड्स। व्हाट आर मेटालॉइड्स? तो मेटालॉइड्स आर द सब्सटेंसेस which has the property of both metals and non-metals. What are metalloids? Metalloids are the substances which has the property of both metals and non-metals. So what are metalloids? Metalloids are the substances which possess the properties of both metals and non-metals. एग्जाम्पल क्या है? आर्सेनिक, एंटीमनी, बोरन, सिलिकॉन। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी जो है वो मेटल का भी कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ नॉन मेटल का भी है। ठीक है, अच्छा अब एक दो चीज और समझते हैं कि मेटेलिक ऑक्साइड का कैरेक्टर कैसा होता है। मेटेलिक ऑक्साइड का कैरेक्टर क्या होता है? मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। हमेशा याद रखेंगे कि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, एज फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड। और दूसरा क्या है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। एज फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर एलॉयज। व्हाट आर एलॉयज? एलॉयज आर द मिक्सचर ऑफ मेटल्स। एलॉयज आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स। ओके, तो व्हाट आर एलॉयज हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट आर एलॉयज? व्हाट आर एलॉयज? क्या है? एलॉयज आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स। As for example, brass is an alloy of copper and zinc. Brass is an alloy of copper and zinc. Okay. इसी तरह का होता है एलॉयज। एलॉयज हम क्यों बनाते हैं? टू गेट द डिजायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ओके, सो आई होप ये आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम करने में। एग्जाम के पहले आप ये वीडियो देख के जाइए, आपका ठीक ठाक मार्क्स आ जाएगा, उम्मीद करते हैं। तो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट मी, आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन द टॉपिक दैट यू विल टेल मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट।